गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर सिक्स्थ सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा तानाशाही का उदय, नाजीवाद और फांसीवाद। आज प्रथम अध्याय में हम फांसीवाद का अध्ययन करेंगे। आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न निराशा एवं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप यूरोप के कई मित्र देशों जैसे जर्मनी, रूस, स्पेन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया आदि ऐसी सरकारों की स्थापना हुई जो मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में रखने का प्रयास करती हैं। ऐसी सरकारों को सर्वसत्तावादी सरकारें भी कह सकते हैं। इस प्रकार की सरकारों के में व्यक्ति के अधिकारों व हितों पर पूर्ण अंकुश रहता है। शासन में एक दलीय प्रणाली होती है, अर्थात राज्य में एक ही दल का शासन होता है जिस पर एक तानाशाह का पूर्ण नियंत्रण होता है, और यह तानाशाह प्रत्येक तरीका अपनाकर लोगों को पर अपनी इच्छा थोपता है तथा लोगों की इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। लोगों से आशा की जाती है कि वे अधिनायक व उसके सहायकों की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करें। इस प्रकार की शासन प्रणाली में व्यक्ति के अधिकार व हित पूरी तरह राज्य के अधीन होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के दो देशों इटली व जर्मनी में इसी प्रकार की शासन प्रणाली का अति उग्र रूप फांसीवाद एवं नाजीवाद के रूप में देखने को मिला। अब इस वीडियो में हम इटली में अपन पे फांसीवाद का अध्ययन करेंगे, अगली वीडियो में नाजीवाद का अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इटली त्रिगुट का सदस्य था। उसने जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के साथ संधि की थी, परंतु युद्ध में वह इटली अपने साथियों की तरफ से शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वह जिन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था उन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अतः इटली ने 1915 में मित्र राष्ट्रों से लंदन में गुप्त संधि की, जिसके अनुसार मित्र राष्ट्रों ने उसे ट्राइस्टे, टाइरोल व अफ्रीका में कुछ उपनिवेश देने का वादा किया था। अतः इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा। युद्ध में इटली को भारी हानि उठानी पड़ी। युद्ध में उसके 6,30,000 व्यक्ति मारे गए, 10 लाख से अधिक घायल हुए और युद्ध में भाग लेने से उसे 12 अरब से अधिक डॉलर का खर्च करना पड़ा। उसकी 3 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई। 1917 में इटली को युद्ध में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। इटली को उसकी भरपाई का आश्वासन मिला, लेकिन 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने इटली के साथ धोखा किया। पहले तो जो प्रदेश देने का वादा किया था वो नहीं दिए, उसे केवल 9,000 वर्ग मील का प्रदेश प्राप्त हुआ। इटली का प्रतिनिधिमंडल पेरिस से निराश होकर के लौटा। पेरिस के शांति सम्मेलन से इटली के लोगों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया। इटली के लोग कहने लगे कि इटली की विजयों की अवहेलना की गई तथा इटली के साम्राज्यवाद की भावना को ठुकराया गया। मित्र राष्ट्रों की धोखेबाजी, अहंकार एवं स्वार्थ के कारण 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक की इटली में घोर अशांति का वातावरण हुआ। इस दौरान भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में लोग किसी ऐसे नेता की तरफ देखने लगे थे जो उनके कष्टों को दूर करके इटली के गौरव की पुनः स्थापना कर सके। ऐसी स्थिति में इटली में फांसीवाद का उत्कर्ष हुआ, जिसका नेता मुसोलिनी था। फांसीवाद के उदय के कारण एवं परिस्थितियां इस प्रकार हैं। पेरिस शांति सम्मेलन से निराशा, जैसे भी बताया कि पेरिस में इटली का जो प्रतिनिधिमंडल था वो निराश होकर के लौटा। इससे जनतंत्रीय सरकार बदनाम हो गई और शक्तिशाली तानाशाही शासन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरा, आर्थिक असंतोष। इटली ने युद्ध में भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी। युद्ध में 12 अरब डॉलर की राशि खर्च हुई, 3 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई और सेना पर युद्ध सामग्री पर इतना खर्च होने के बाद उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया था। उसका विदेशी व्यापार ठप हो गया था। उसकी मुद्रा की कीमत गिर गई थी। अब इटली में बेरोजगारी, भुखमरी और निर्धनता बढ़ गई थी और इटली में लोगों का जो जीवन था अब वो कष्टों से भरा हुआ था। तीसरा, राष्ट्रीयता पर आघात था। 19वीं शताब्दी में इटली में भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण के बाद इटली भी अपने राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में इटली इसी इच्छा के साथ मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुआ कि उसे भूमध्य सागर के
ट्रेंटिनो, इरिटिया, फ्यून, ट्यूनीशिया, अल्बानिया आदि प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इटली के राष्ट्रवादी लोगों ने इसे जनतंत्रीय सरकार को जिम्मेदार माना और अब तक ऐसी सरकार के सपने देखने लगे जो उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। और फासिस्ट दल का उसका नेता मुसोलिनी इटली वासियों को राष्ट्रीय सम्मान दिलवाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसे जनता का समर्थन मिलना स्वाभाविक था। हीगल के सिद्धांतों का भी प्रचार हुआ। हीगल का जन्म जर्मनी में हुआ था। वह बहुत ही उग्र विचारों का व्यक्ति था। वह राज्य को ईश्वर का रूप मानता था और जो कभी गलती नहीं कर सकता। वह मानता था कि नागरिक व राज्यों के अधिकारों में कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि नागरिकों को ही वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो राज्य प्रदान करता है। नागरिक राज्य के आदर्श का पालन करके उन्नति कर सकता है। हीगल के सिद्धांत फांसीवादी विचारधारा के अनुकूल थे, अतः हीगल के विचारों से भी इटली में फांसीवाद को फूलने फलने में मदद मिली। इसके बाद साम्यवाद का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक एवं आर्थिक असंतोष तथा निराशा के वातावरण में इटली में क्रांतिकारी संस्थाओं को जन्म दिया तथा जनता की दयनीय स्थिति से इटली में समाजवाद के प्रचार का मौका मिला। कार्ल मार्क्स तथा लेनिन के सिद्धांतों का प्रभाव जनता तथा मजदूरों पर पड़ने लगा। तीसरा, राजनीतिक दलों की आपसी फूट। इटली में अनेक राजनीतिक दल थे। अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के कारण प्रत्येक दल के प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंच जाते थे, परंतु किसी भी दल को इतना बहुमत नहीं मिलता था कि वह स्वतंत्र रूप से अपना मंत्रिमंडल बना ले। मिलीजुली सरकारें बनती थी और जोड़ तोड़ करके राजनीतिक मंत्रिमंडल के सदस्य राजनीतिक जोड़ तोड़ करके राजनीति अपनाकर किसी तरह सत्ता अपने हाथों में रखने का प्रयास करते रहते थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लोगों का ध्यान ऐसे राजनीतिक दलों से हटने लगा कि वे किसी शक्तिशाली सरकार के गठन के बारे में सोचें, जो उन्हें फांसीवाद में दिखाई दिया। उदारवादी सरकारों की असफलता। 1919 के पश्चात इटली में अराजकता फैल गई थी। दूसरी तरफ सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। विभिन्न राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान के कारण सरकार देश में व्याप्त अव्यवस्था, निर्धनता एवं बेकारी जैसी समस्याओं का समाधान निकालने में असफल रही थी। अतः लोगों का ध्यान गणतंत्र से हटने लगा था। वैसी सरकार के बारे में सोचने लगी थी जो देश में व्याप्त अराजकता को समाप्त कर दे तथा देश में एक सुदृढ़ शासन की स्थापना करके इटली के राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित कर सके। इसके बाद फांसीवाद का उदय होता है। फांसीवाद का उदय को यानी इटली में व्याप्त अराजक परिस्थितियों के कारण देश को बर्बाद होते हुए देखकर कुछ विचारवान व्यक्ति, जिनमें जमींदार वर्ग, धनिक वर्ग, व्यापारी, युद्ध से अवकाश प्राप्त सैनिक, शिक्षक, डॉक्टर आदि शामिल थे, काफी दुखी एवं चिंतित हुए तथा देश व राष्ट्रीय संस्थाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़े। वे भ्रष्ट एवं कमजोर सरकार को हटाकर इटली के विनाश के गरज से बचाना चाहते थे। यह सौभाग्य था कि इस दल को वेनितो मुसोलिनी जैसा एक कुशल नेता मिल गया, जिसके नेतृत्व में फांसीवादी दल विचारधारा इटली में जोर पकड़ने लगी। मुसोलिनी का जीवन और उसके अधीन फांसीवादी दल की शक्ति का उत्थान कैसे हुआ, अब हम ये देखेंगे। मुसोलिनी का प्रारंभिक जीवन। उसका जन्म 1883 ईस्वी में उत्तरी इटली के रोमेना गांव में हुआ। उसके पिता लोहार थे, परंतु वे साम्यवादी तथा क्रांतिकारी विचारों वाले थे, जिसका प्रभाव मुसोलिनी पर पड़ा। उनकी माता एक अध्यापिका थी। उसकी देखरेख में मुसोलिनी ने एक नॉर्मल स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। 1906 में उसे स्विट्जरलैंड छोड़ना पड़ा और वह अपने देश में आ गया था। बीच में वह स्विट्जरलैंड चला गया था उच्च शिक्षा के लिए और वहाँ पर उसने लाजेन व जिनेवा के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इटली वापस आने के बाद उसके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। फलतः इटली की सरकार ने उन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया के नगर ट्रेंट चला गया। वहाँ उसे एक राजनीतिक पत्रिका का प्रकाशन करने लगा। इस पत्रिका के द्वारा उसने विचार फैलाना शुरू कर दिया कि ट्रेंट ऑस्ट्रिया का नहीं, इटली का भाग है, तो इस पर इटली का अधिकार होना चाहिए। ऑस्ट्रिया की सरकार ने मुसोलिनी के इस विचार को अपने देश के लिए खतरनाक समझा और उसने मुसोलिनी को अपने देश से निकाल दिया। उसके समाचार पत्र को जब्त कर लिया गया। अब वो फिर इटली आ गया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध व मुसोलिनी। मुसोलिनी का राजनीतिक जीवन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर हुआ। महायुद्ध के समय इटली के अधिकांश समाजवादी इटली को महायुद्ध से अलग रखना चाहते थे। मुसोलिनी भी प्रारंभ में युद्ध का पक्षपाती नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने विचारों में परिवर्तन आया। वह एक उग्र देशभक्त बन गया और वह इटली में अपने ढंग की एक मनमानी सरकार बनाने के लिए उतावला हो उठ गया।
उसने यह विचार फैलाया कि इटली को मित्र राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में शामिल होना चाहिए। बाद में वह मित्र राष्ट्रों के साथ विजयी होकर ऑस्ट्रिया से अपने प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अपने पत्र के माध्यम से उसने साधारण जनता के श्रमिकों को विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। उनके लिए विश्व युद्ध एक क्रांति बन गया। वह स्वयं भी 1915 ईस्वी में एक सैनिक के रूप में सेना में भर्ती हो गया। 1917 में उसने भयंकर युद्धों में भाग लिया, परंतु घायल होने पर उसे वापस लौटना पड़ा। उसके शौर्य में वीरता के लिए उसे कॉर्पोरल की उपाधि मिली। घायल मुसोलिनी ने अपने जीवन के शाश्वत उद्देश्यों को घर घर पहुंचाने के लिए अपने समाचार पत्र का फिर आरंभ कर दिया। उसने उस समय तक रूस में क्रांति हुई और लोग साम्यवाद से प्रभावित थे। मुसोलिनी ने साम्यवाद का विरोध करना आरंभ कर दिया था। साम्यवाद को इटली के लिए खतरनाक बताया। उसने फांसीवादी दल की स्थापना की। महायुद्ध की समाप्ति के बाद जब मित्र राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को कोई लाभ नहीं दिया तो मुसोलिनी क्षुब्ध हो गया और अपने विचारों में, अपने कार्य में उसने देश भर में स्थापित फासिस्ट गुटों का संगठन आरंभ कर दिया। 23 मार्च 1919 को उसने मिलान में फासियो दा कंबाटिमेंटो नामक दल बना, जो बाद में फांसीवादी दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे काली कमीज पहनते थे, अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, अनुशासन प्रिय थे। उनका एक झंडा होता था, एक चिन्ह था। चिन्ह के फारसे के चारों तरफ बंधे लोहे के डंडे थे। मुसोलिनी अपने दल का प्रधान सेनापति था, कमांडर था, जिसे डूश कहते थे। प्रारंभ में इसकी संख्या काफी कम थी, बाद में धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ने लगा। कहते 1921 के अंत तक इनकी संख्या 3 लाख तक हो गई थी और 1921 के संपन्न चुनाव में इस दल को लोकसभा के 35 स्थान प्राप्त हुए। फांसीवादी दल का शक्तिशाली होना। मुसोलिनी ने अपने दल के शक्तिशाली बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया और उसने जो आंदोलन चलाया उसमें जिसका उद्देश्य आतंकवादी साधनों द्वारा विरोधी दलों को समाप्त करना था। उसने देश में 2500 से अधिक शाखाएं स्थापित की। उसके काली कुर्ती वाले सदस्यों की संख्या भी 50,000 तक पहुंच गई थी। उसके दल में अवकाश प्राप्त सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, जमींदार, पूंजीपति व मध्य वर्ग के लोग थे। फासिस्टों द्वारा रोम पर चढ़ाई की गई। मुसोलिनी ने साम्यवादियों के दमन करने के बाद मुसोलिनी ने राजधानी पर अधिकार करने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1922 में नेपल्स में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में 40,000 स्वयंसेवकों ने अपने हथियारों के साथ भाग लिया। इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा की यदि उसकी मांगे मंत्रिमंडल में 5 फासिस्ट सदस्यों को शामिल करना, नए चुनाव शीघ्र करने की घोषणा, तब विदेश नीति में सरकार कठोरता का पालन करे। नहीं मानी गई तो 27 अक्टूबर 1922 को अपने क्रांतिकारी सेवकों को की सहायता से रोम पर चढ़ाई कर देगा। सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार कर दिया और 1922 को वे फासिस्ट दल के 50,000 स्वयंसेवकों ने रोम पर चढ़ाई कर दी। रेलवे स्टेशन, डाकघर ने सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। सरकार ने सम्राट से देश में मार्शल लॉ लागू करने की मांग की, परंतु राजा ने इसे स्वीकार कर दिया। राजा का अनुमान था कि वह मुसोलिनी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेगा तो उसका अनुयायी हो जाएगा। 30 अक्टूबर को बिना किसी विरोध के मुसोलिनी ने रोम में प्रविष्ट कर गया और उसने रोम पर अधिकार कर लिया। ये पहला चरण था। अब मुसोलिनी का प्रधानमंत्री बनना। रोम पहुंचकर मुसोलिनी ने सम्राट विक्टर इमैनुअल तृतीय से मांग की कि वह शासन सत्ता उसे सौंप दे। सम्राट के आदेश पर फैक्टा मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया और मुसोलिनी को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। 31 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। उसने अपने कैबिनेट में फांसीवादी दल के साथ साथ समाजवादियों को छोड़कर अन्य दलों को भी शामिल किया। इटली की अधिकांश जनता तत्कालिक शासन प्रणाली से संतुष्ट थी और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया। मुसोलिनी था सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना। प्रधानमंत्री के बनने के बाद मुसोलिनी ने शासन की शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित किया और फांसीवादी सरकार स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। अब फांसीवाद का जो सिद्धांत व दर्शन था, फांसीवाद कोई मौलिक दर्शन नहीं था, यह अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का मिश्रण है। फ्रांस में साम्यवाद की प्रतिक्रिया थी तो उसे साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने का काम किया। यह एक विरोधी दार्शनिक विचारधारा है। फांसीवाद के समर्थक अवसरवादी थे, वे काम में विश्वास करते थे, बातों में नहीं। मुसोलिनी पर डार्विन के विकासवाद का अत्यधिक प्रभाव था। वह इसका मुख्य स्रोत बुद्धि विरोधवाद था। इसका आधार भी परंपरावाद है और इसी विचारधारा के आधार पर फांसीवादियों ने उग्र राष्ट्रवाद का निर्माण किया। 1925 में मुसोलिनी ने फांसीवाद के कुछ सिद्धांत एकत्रित कर लिए, जिनका विवरण इस प्रकार है। सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना करना।
यानी वो ऐसी सत्ता स्थापित करना चाहता था जिसमें एक दल हो और एक नेता हो, और समस्त शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। व्यक्तिवाद के विरुद्ध फासीवाद व्यक्तिवाद का विरोधी भी था। मुसोलिनी कहता था कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है, और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाकर ही वह अपने लोगों की भलाई के कार्य कर सकता है। प्रजातंत्र का विरोधी था। फासीवाद में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं थी, वह लोकतंत्र का विरोधी था। मुसोलिनी का सिद्धांत था कि संख्या की अपेक्षा गुणों को अधिक महत्व देना चाहिए। वो समानता का भी विरोधी था। इस विचारधारा के समर्थकों की मानता था कि मनुष्य को प्रकृति ने न तो समान बनाया है और न उनको समान अवसर उपलब्ध करा है। वो साम्यवाद भी विरोधी था। साम्यवाद मानव जाति के इतिहास के निर्माण का आधार आर्थिक मानता है, जबकि फासीवाद इतिहास के निर्माण में राजनीतिक घटनाओं को अधिक महत्व देता है। वह संघर्ष को स्वीकार करता है, और संघर्ष के स्थान पर वह फासीवाद जो वर्ग संघर्ष के स्थान पर सभी वर्गों के सहयोग पर जोर देता है। वो शांति का विरोधी है क्योंकि और युद्ध का समर्थक है। मुसोलिनी शांति को कायरता का प्रतीक मानता था और कहता था कि इसे बलिदान की भावना समाप्त हो जाती है। यदि मनुष्य की शक्ति का परिचायक है युद्ध से साहस, शक्ति एवं बलिदान की भावना जागृत होती है, तो युद्ध आवश्यक है। वो तर्क का विरोधी था। उसके अनुसार राज्य जो भी कहे वह ठीक है। जनता का एकमात्र कर्तव्य अपने नेता की आज्ञा मानना है। स्वतंत्र व्यापार का विरोधी था। उसका कहना था आर्थिक व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। वो अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी था। वो अंतर्राष्ट्रीयता में फासीवाद को कोई विश्वास नहीं है। फासीवाद मनुष्य की प्रगति के लिए युद्धों को आवश्यक मानता है, परंतु युद्ध से परस्पर ईर्ष्या व वैरभाव बढ़ता है और जो अंतर्राष्ट्रीयता के विरुद्ध जाता है। तो उपयुक्त विचारों पर आधार पर हम कह सकते हैं कि फासीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, उदारवाद, समाजवाद व साम्यवाद का विरोधी है। यह सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना में विश्वास करता है जिससे एक दल या उसमें एक व्यक्ति के अनियंत्रित शासन की व्यवस्था का विरोधी है। सभी लोग आंखें मूंद कर उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार फासीवाद का कोई दर्शन नहीं, ये एक क्रांतिकारी विचारधारा थी जो भयंकर आतंक का सहारा लेकर राज्य पर एक व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित करती है। अब मुसोलिनी की जो गृह नीति थी वो इस प्रकार से है। उसने इटली का शासन बलपूर्वक प्राप्त किया था, परंतु मुसोलिनी ने इटली को आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति से बनाने के लिए जनता से अनेक वायदे भी किए थे। वो जानता था कि अपने हाथ में सत्ता बनाए रखने के लिए उसे लोगों के समर्थन की जरूरत है। उसकी गृह नीति में थे नवीन आर्थिक व्यवस्था उन्होंने की। इसके अनुसार उन्होंने मुसोलिनी सत्ता संभाली और उसे देश की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। राष्ट्रीय बजट में 6 अरब से अधिक का घाटा चल रहा था और मुद्रा का मूल्य गिर रहा था। उसने नई व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ उपाय किए जो इस प्रकार से हैं। सिंडिकेटलिज्म को बढ़ावा दिया। वो औद्योगिक विकास के लिए पूंजीपति था, मजदूर मिलकर कार्य करें, क्योंकि फासीवाद साम्यवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रबल विरोधी था। उसने फासिस्टों ने पूंजीपतियों एवं मजदूरों के संघ स्थापित किए। दूसरा, मजदूरों का अधिकार पत्र। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए नियम बनाए गए था। उन्हें जो राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं दी गई। अप्रैल 1927 में मजदूर अधिकार पत्र घोषित किया, जिसमें रविवार को छुट्टी का दिन निश्चित किया गया। नियमों का गठन। 1934 में इटली की अर्थव्यवस्था में को निगमात्मक व्यवस्था पर बल दिया। 22 निगम बनाए गए जिनका मुख्य कार्य वितरण एवं मूल्य की व्यवस्था ठीक करना, मालिकों व मजदूरों के झगड़ों को हल करना, उत्पादन बढ़ाना तथा सरकार को विशेष परामर्श देना था। इससे देश को काफी लाभ हुआ और वास्तव में यह देश की उन्नति का महान प्रयत्न था। कॉरपोरेट स्टेट बनाई गई 1928 में और इस नियम के द्वारा आर्थिक क्षेत्र को राजनीति से जोड़ दिया गया और इसका तात्पर्य था कि आर्थिक विभागों को देश की लोकसभा चलाने का अधिकार था। औद्योगिक कार्य किए गए। देश में रेशम का उत्पादन किया, रेलवे का विकास किया, जहाज बनाने के कारखाने स्थापित हुए, विद्युत का उत्पादन किया गया इटली में और औद्योगिक विकास काफ़ी हुआ। बेरोजगारी दूर करने के भी उपाय हुए। उन्होंने सड़कों, इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों की मरम्मत की, जिससे हजारों बेरोजगारों को काम मिल गया। अनेक लोगों को सेना में भर्ती किया गया। उसने कृषि में काफ़ी सुधार किए। उसने शिक्षा में काफ़ी सुधार किए। उसने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। उसने 6 से 8 वर्ष के बच्चों को फिगली डेमा थुपा और 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बालसर संस्था का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया और 21 वर्ष से 33 वर्ष तक के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई।
इस प्रकार सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। मुसोलिनी के प्रयत्नों से जहां 1921 में देश में 75% साक्षरता थी, वह 1935 में 95% हो गई। उसने कला का विकास किया। वह कला को राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का साधन मानता था। उसने प्राचीन रोमन स्मारकों का पुनरुद्धार किया। उदारवादी विचारों का उसने अंत कर दिया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जुलूस निकालने, सभाओं का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अल्पसंख्यकों पर प्रतिबंध लगाए। वह जातीय शत्रुता का कट्टर समर्थक था। वह इटली को विशुद्ध आर्य जाति मानता था और यहूदियों एवं स्लावों पर उसने अनेक अत्याचार किए और इसके बाद धार्मिक नीति। मुसोलिनी के हृदय में धर्म के प्रति भी कोई ज़्यादा श्रद्धा नहीं थी। वह धर्म का राजनीतिक मूल्य समझता था। वह इटली के लोगों के हृदय में रोम के पोप की गहरी आस्था थी और वह कैथोलिक फांसीवाद को भी उसने स्वीकार किया। उसने अनेक राजनीतिक संधियाँ की, आर्थिक संधियाँ की, उसने धार्मिक संधियाँ की और जनसंख्या वृद्धि में उसने प्रयास किया। मुसोलिनी की जो विदेश नीति थी उसमें भूमध्य सागर तक उसने अपना प्रभुत्व फैलाया। उसने कोरफू पर बम वर्षा की। अल्बानिया था यूनान के बीच जो युद्ध चल रहा था और उसके अंतर्गत उन्होंने एक आयोग का गठन किया और उसके ऊपर भी उसने बम वर्षा कर दी। उसने फ्यूम पर अधिकार किया, अल्बानिया पर अधिकार किया। टेंजियर संकट भी उसके सामने था। मोरक्को के टेंजियर बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय शासन था। अक्टूबर 1927 में इस शासन में संशोधन करने तो विचार विमर्श करने के लिए फ्रांस व स्पेन के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। इसमें इटली ने भी अपने 3 जंगी जहाज वहां भेज दिए और घोषणा की कि भूमध्य सागर की एक शक्ति के रूप में टेंजियर में इटली को भी दिलचस्पी है, अतः उसे भी सम्मेलन में बुला लिया गया। इस घटना ने इटली यूरोप की महाशक्तियों में शामिल हो गया। उसने विदेशी राज्यों से अनेक संधियां की। उसने अबिसिनिया पर अधिकार कर लिया, जो इथोपिया है जिसे आज कहते हैं। वो रोम बर्लिन धुरी भी उसने उठे। अबिसिनिया की विजय के बाद फ्रांस था इंग्लैंड इटली से ईर्ष्या करने लगे थे। 1936 में इटली ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया था। ऐसी स्थिति में मुसोलिनी अकेला रह गया था। इस साम्राज्यवादी युग में इटली का अकेला रहना संभव नहीं। पूरे प्रकरण में हिटलर की तटस्थता के कारण स्वाभाविक रूप से इटली का झुकाव जर्मनी की तरफ होने लगा। हिटलर भी ऐसे मित्र की तलाश में था जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका साथ दे सके और 26 अक्टूबर 1936 को इटली तथा जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ जो इतिहास में रोम बर्लिन धुरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते में तय हुआ कि दोनों के समान हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर बात करेंगे, साम्यवाद का विरोध करेंगे और स्पेन की रक्षा करेंगे। और इसी प्रकार रोम टोक्यो बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गई। स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। सज्जन समझौता उन्होंने के नाम से हुआ जो इंग्लैंड इटली के बीच 2 जनवरी 1937 को समझौता हुआ जिसे सज्जन समझौता भी कहते हैं। इन दोनों ने स्पेन की एकता व अखंडता को स्वीकार किया। भूमध्य सागर में गुजरने की स्वाधीनता को मान्यता दे दी। और इसके बाद जो फलौदी समझौता जिसे हम कहते हैं, फ्रांस ने भी अबिसिनिया पर इटली के अधिकार को स्वीकार कर लिया। परंतु इसी बीच इटली की संसद ने फ्रांस से कोर्सिका तथा ट्यूनिसिया लेने की मांग की, जिसमें फ्रांस व इटली एक दूसरे से दूर हटने लगे। इन दोनों ने एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का निश्चय किया था जर्मनी के और दूर हटने लगे थे। इसके कारण इटली ने 22 मई 1939 को जर्मनी के साथ एक राजनीतिक व सैनिक समझौता किया जिसे फौलादी समझौता भी कहते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। जर्मनी की तुलना में इटली अभी भी निर्बल था, इसलिए युद्ध का समर्थक होते हुए मुसोलिनी ने पोलैंड के मामले में शांतिपूर्ण समझौते का प्रयास किया था। और फिर मुसोलिनी का पतन होता है जब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो फौलादी समझौते के विरुद्ध वह तटस्थ रहा। वह युद्ध में कूदने के लिए अवसर की तलाश करने लगा था। अतः जब हिटलर ने फ्रांस को लगभग परास्त कर दिया तो 11 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन व फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रारंभ में उसे विजय मिली परंतु बाद में असफलता मिली। ब्रिटेन व अमेरिका की सेना ने उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार करके 10 जुलाई 1943 को सिसिली पर आक्रमण कर दिया। बड़ी संख्या में सैनिकों को समुद्र तट पर उतार दिया। इटली के सैनिक मित्र राष्ट्रों की सेना का सामना नहीं कर सके और जुलाई के अंत तक संपूर्ण सिसिली पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। सिसिली पर मित्र राष्ट्रों की विजय से इटली में जन असंतोष भड़क उठा और फासिस्ट ब्रांड काउंसिल के अधिवेशन में मुसोलिनी पर कीचड़ उछाली गई। अंत में मुसोलिनी को 25 जुलाई 1943 को बंदी बना लिया गया। 18 अप्रैल 1945 को देश की जनता ने मुसोलिनी को उसकी प्रेमिका पिताजी के साथ मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार इटली के अधिनायक मुसोलिनी का पतन हो गया। धन्यवाद।